हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज़ अ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो क्या होता है कि जब हम मिल्क को अगर हम गर्मियों के दिन में देख लें तो हम लोग मिल्क को अगर छोड़ देते हैं तो वो ख़राब भी हो जाता है, राइट। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ता है कि हम उसे फ्रीज़ करके रखें, राइट। एंड आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड मॉइस्चर एटमोसफेयर। अगर हम आयरन के कोई भी जो आयरन मटेरियल है उसे अगर हम खुली हवा में छोड़ दें, अगर हम एयर के प्रेजेंस में उसे कहीं रख दें तो उसमें क्या हो जाएगा, ह्यूमिड मॉइस्चर के कारण उसमें कॉरोजन लग जाएगा, यानी जंग लग जाएगा। ठीक है, ग्रेप्स क्रिएट फर्मेंटेड, और गर्मियों में ग्रेप्स क्या हो जाता है, फर्मेंटेड हो जाता है, राइट। तभी तो इससे रेजिन्स बनता है ना। फूड इज़ कुक्ड, फिर उसके बाद फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रेस्पायर। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो केमिकल रिएक्शंस ऑकर कर रहा है। ठीक है, in all these above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. अब इनमें से जो भी ये सारे जो सिचुएशन दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, नेचर है। इसका जो नेचर है और इसकी जो पहचान है, मतलब इनिशियली ये जो सब्सटेंस पहले था और बाद में इसमें कुछ चेंजेस आ गया किसी कारण के वजह से। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी, तो हालांकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस अपने क्लासेस में कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिज़िकल चेंज क्या होता है। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। फिज़िकल चेंज ये होता है कि अगर हम कोई, जैसे कि हम आइस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो वाटर को अगर हम फ्रीज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम उसी सॉलिड आइस को हम अगर फ्रीजर से बाहर निकाल दें तो वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो हो गया फिज़िकल चेंज। वैसा मतलब कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने मतलब अपने फिज़िकल मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर हम उसका फॉर्म चेंज करें, ठीक है, तो दोबारा उसे उसके इनिशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उस चेंज को हम कहते हैं फिज़िकल चेंज। ठीक है, और केमिकल चेंज वो हुआ कि अगर कोई सब्सटेंस को हम एक बार चेंज कर चुके हैं तो उसे हम दोबारा उसके इनिशियल पोजीशन पे, उसके इनिशियल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल आप बहुत सारे केमिकल्स ले सकते हो, राइट। और जैसे कि अगर आप कोल को बर्न करते हो तो दोबारा से आपको, अगर आप उसे चेंज करके दोबारा कोल बनाना चाहो तो नहीं हो सकता, राइट। ठीक है, और जब आपको किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज दिख रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज आपको लग रहा है कि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, तो समझिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हालांकि सवाल ये आता है कि हम पहचानेंगे कैसे आखिर कि केमिकल रिएक्शन, पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो मैंने बता दिया कि केमिकल चेंज अगर आपको कोई भी सब्सटेंस में देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑकर कर रहा है। ठीक है, और जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इस यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ऑकर किया है, राइट। तो इसे पहचानने के लिए हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्टिविटी 1.1। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्टिविटी करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस तो फॉलो करने पड़ेंगे हमें, है ना। तो वो प्रिकॉशंस है क्या आखिर, तो प्रिकॉशन में कह रहा है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत है। विदाउट टीचर आप मत करें, यानी कि स्टूडेंट्स को खुद नहीं करना, टीचर की इसमें ज़रूरत है। ठीक है, यानी किसी एल्डर की ज़रूरत है जो ये सारी एक्टिविटीज़ को पहले ही परफॉर्म कर मतलब कि देख चुका है, समझ चुका है, राइट। और फिर अगर स्टूडेंट्स इसे एक्टिविटी को कर रहे हैं तो वो अपने आई को प्रोटेक्ट करने के लिए आई प्रोटेक्शन वियर कर ले। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन करना है, साफ़ करना है, ठीक है। जो कि और मैग्नीशियम रिबन का कितना लेंथ रहना चाहिए, 2 सेंटीमीटर लेंथ रहना चाहिए, राइट। और हम उसे क्लीन किससे करेंगे, तो सैंड पेपर आता है, राइट। उससे अगर आप उसे मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से अगर आप रब करोगे तो मैग्नीशियम रिबन क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, तो उस मैग्नीशियम क्लीन करने के बाद मैग्नीशियम रिबन को आप ट्विंग्स आता है ना, मतलब चूटा टाइप, राइट, जिससे आप उसे अच्छे से होल्ड कर सको, उसे होल्ड कर लीजिए और फिर उसे बर्न करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, एक लैम्प के ऊपर, ठीक है, या किसी बर्नर के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आप जलाते हो कुछ भी चीज़, तो उसका ऐश कभी कभी निकलता है कि नहीं, ठीक है, या रेसिड्यू कोई, तो इसके जो मैग्नीशियम रिबन का जो ऐश निकलेगा, ठीक है, जो राख निकलेगा, उसे आप एक वॉचिंग ग्लास में ना कलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखोगे आप, तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे ऐश है, राइट, बर्न करने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कीजिए, तो बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम आइज़, और अपने आइज़ को कृपया करके दूर ही रखिएगा हो सके तो, है ना। तो आप इसे क्या ऑब्ज़र्व कीजिएगा, तो देखिए आप इसे यही ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि जो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम रिबन को हमने इसलिए क्लीन किया क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से ही एक ऑक्साइड लेयर, एक ऑक्साइड की परत, पतली सी परत उसमें थी, ठीक है, उसके ऊपर थी। तो इसलिए अगर उसे हम क्लीन नहीं करते तो वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, फर्दर ऑक्साइड्स नहीं करता, ठीक है। तो जब ऑक्सीडाइज नहीं करेगा फर्दर, तो ये रिएक्शन ऑकर कैसे करेगा, ये एक्टिविटी परफॉर्म कैसे होगी, राइट। तो इसलिए हमें क्लीन करनी पड़ेगी। क्या होता है ना कि अगर कोई भी सब्सटेंस पे ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो ऑक्साइड लेयर उस सब्सटेंस को फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। तो इसलिए हमें क्लीन करने की ज़रूरत पड़ी मैग्नीशियम रिबन को। फिर जब हमने जलाया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन हो गया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी एयर के प्रेजेंस में हमने उसे बर्न किया, तो उसका जो ऐश था वो ऐश क्या था, आखिर किस चीज़ का प्रोडक्ट था, तो वो था मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड उन्होंने बना लिया, ठीक है। तो ऐश मतलब प्रोडक्ट क्या निकला हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, देख सकते हो आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला, ठीक है। फिर तो अब क्या होगा भाई, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डार्जिलिंग वाइट फ्लेम। कह रहा है कि देखो अगर आप मैग्नीशियम रिबन को अगर आप बर्न कर रहे हो तो वो जैसे कि आप फ्लेम जो निकलता है जनरली येलो निकलता है, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो तो आपको एक वाइट फ्लेम, वाइट डार्जिलिंग फ्लेम मिलेगा आपको, ठीक है। एंड चेंजेस, जिस कारण से जब ये बर्न हो जाता है तो पूरी तरह से, तो इसका जो ऐश होता है वो वाइट कलर का होता है, मतलब वाइट पाउडर होता है, ठीक है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। It is formed due to the reaction between the magnesium and oxygen present in the air. ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.2। टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो जो ये एक्टिविटी है 1.2, इसमें यही बोल रहा है कि आप लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का कुछ सॉल्यूशन ऐड कर लीजिए। तो क्या आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जाहिर सी बात है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, आप यही ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पोटेशियम मतलब कि हाईली रिएक्टिव है, जिस कारण से वो लीड को हटा लेगा और ख़ुद बना लेगा पोटेशियम के साथ नाइट्रेट, राइट, मतलब कि रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक्टिविटीज़ कर क्यों रहे हो, क्योंकि हमें ये आंसर फाइंड करना है कि केमिकल रिएक्शन आखिर होगा तो हमें पता कैसे चलेगा। तो पहले तो हमने देख लिया कि जब एयर के प्रेजेंस में जब वो होता है, बर्न करते हैं तो ऐश निकलता है, हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, तो देखो यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, राइट। तो हमें पता तो चल रहा है एटलीस्ट कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑकर कर रहा है, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.3 देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है एक्टिविटी 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क
और टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में जिन ग्रैन्यूल्स ले लीजिए, यानी कि जिनके छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, ठीक है। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए और सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, ठीक है। और हाँ, आपने जो एसिड पकड़ा है उसे ध्यान से कृपया करके पकड़िएगा, वरना आपको उससे हार्म भी हो सकता है। हाँ, तो ये पूछ रहा है भाई कि क्या आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तो यहाँ पर भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर भी होगा, ठीक है। और पूछ रहा कि क्या कॉनिकल फ्लास्क में के टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो यस ऑफ कोर्स कॉनिकल फ्लास्क हल्का आपको, अगर आप उसे टच कीजिएगा तो आपको थोड़ा उसका टेम्परेचर हाई दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप उसे टच करेंगे तो आपको हीट महसूस होगा, थोड़ा गर्म फील होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी ऑकर कर रहा है, ठीक है, इसीलिए। फॉलोइंग फ्रॉम दी above 3 activities we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place। इन सारी एक्टिविटीज़ से हमने यही देखा, तीनों एक्टिविटीज़ से, कि क्या क्या हम केमिकल रिएक्शन कब कब ऑकर करता है, कहाँ मतलब कि टेक प्लेस होता है, हम ये सब जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अगर स्टेट में चेंज आए, यानी कि स्टेट मतलब अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड में और वो सॉलिड में हो जाए कन्वर्ट, ठीक है। कोई सॉलिड में तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कोई लिक्विड में तो गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो वो मतलब कि उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है, राइट। तो फिर कहेंगे कि हम वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑकर हुआ है, ठीक है, टेक प्लेस हुआ, राइट। चेंज इन कलर, अगर कलर में भी चेंज आ रहा है तो भी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो भी, राइट। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज आए तो भी, ठीक है। फिर उसके बाद एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन से दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो इस चैप्टर में नॉर्मली बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो अब हम जानेंगे बहुत तरह की केमिकल रिएक्शंस और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी, ठीक है, इस चैप्टर में। तो आइए जानते हैं भाई केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा था कि मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट करवाया था ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब जैसे कि अगर इसमें अगर रिएक्शन को पूरा लिखना चाहते हो तो अगर हम नेम के साथ लिखे पूरा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा, राइट। अगर पूरा डिस्क्रिप्शन अगर हम देना चाहें तो इसलिए हम उसको ऐसे ना लिखकर हम एक शॉर्टर फॉर्म को यूज़ करेंगे, राइट। यानी कि हम उसके सिंबल्स को यूज़ करेंगे। सिंपलेस्ट वे यही है कि हम उसके अगर हम उसके वर्ड्स को यूज़ करें, उसके सिंबल्स को यूज़ करें, यानी कि जिससे वो शॉर्टर फॉर्म बने, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग भी ना रहे, राइट। यानी कि हम उसमें वर्ड इक्वेशन बनाएं, राइट, ठीक है। तो जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये दोनों रिएक्टेंट्स इधर वाले जो एरो के साइड होते हैं, यानी जिससे हम कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और इधर वाला जो प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट कहता है, दैट्स इट। The substance that undergoes chemical change in the reaction 1.1 magnesium and argon are the reactants। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या है भाई, तो रिएक्टेंट्स है, और जो न्यू सब्सटेंस बना है मैग्नीशियम वो क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। और बर्ड क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, सो चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो। अगर हमें चेंजेस दिखाना है कि कहाँ से कहाँ हुआ तो हम एरो का हेल्प लेते हैं, राइट। जो आपको एरो में दिख रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो बर्ड इक्वेशन ईजी होता है ना। और जो इस साइड रहता है LHS के साइड, उसमें प्लस का चेंज दीजिए, और LHS का भी प्लस का ही साइन देते हैं, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, राइट। अब राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो शॉर्टर वे को यूज़ करते हैं, सिम्बॉल्स को यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें Mg + O2 हो गया, राइट। तो आप लोग सिम्बॉल्स याद कर लीजिएगा किसका क्या है, ठीक है। MgO हो गया प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो तो दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल मास वेटेज नहीं है, राइट। रिएक्टेंट्स की ओर ज़्यादा है और प्रोडक्ट की ओर कम है। मतलब कि रिएक्टेंट्स में आप देख रहे हो तो O2 है, राइट, यानी 2 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में 1 ही ऑक्सीजन है,
राइट। ये तो अनइक्वल होगा, तो इसे इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने में बहुत ईजी है, राइट। तो आपको बैलेंस करना भी सिखा दूंगी अगले वीडियो में। खैर मुझे अभी आगे बढ़ना चाहिए, राइट। बैलेंस करना तो बहुत ईजी है, आई थिंक आप लोग सीख भी चुके होंगे, राइट। तो खैर हम बैलेंस करने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, तो रिएक्टेंट साइड अगर कम पड़ा या फिर प्रोडक्ट साइड अगर कम है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे दोनों साइड प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बैलेंसिंग में बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो फिर राइटिंग सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स केयरफुली एग्जामिन द, ये सब बैलेंसिंग की ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, राइट। खैर मैं आपको बता देती हूँ तो किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो गैसेस होते हैं, लिक्विड होते हैं, एक्वस होते हैं, सॉलिड स्टेट्स होते हैं ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दी नोटेशंस। कुछ नोट पॉइंट हम कर देते हैं, जैसे कि गैसेस को जी से, लिक्विड को एल से, एक्वस को ए क्यू से, राइट, सॉलिड को एस से रिस्पेक्टिवली, राइट। बट एक्वस जो है AQ is written if the reactants or products is present as a solution in water। देखो एक्वस किसे कहते हैं, जब कोई मतलब कि एक्वस जो होता है वो एक सॉल्यूशन होता है, राइट, वाटर में। मतलब कोई भी चीज़ अगर वाटर में डिज़ोल्व है, घुली हुई है और वाटर में डिज़ोल्व होकर एक सॉल्यूशन को बना रही है, तो हम उसमें वो एक्वस कहला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन, राइट, ठीक है। तो बैलेंस ही है, बैलेंस, और उसके बाद कुछ भी नहीं। अब बैलेंस करना है नो सीख चुके होगे। तो हम आते हैं अब अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है। वी हैव स्टडी क्लास 9th एंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ द वन एलिमेंट डू नॉट चेंजेस इनटू दोज ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि किसी भी एलिमेंट में जो कोई भी एटम भी होता है, जो कोई एटम होता है, ठीक है, तो एटम ना तो चेंज हो जाता है, यानी कि एक एलिमेंट से वो एटम उठ के दूसरे एलिमेंट में चला जाता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और ना ही एटम जो है डिसअपियर हो जाता है मिक्सचर से, राइट। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उस समय केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स के बीच जो बॉन्डिंग बनी रहती है वो तो ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और या तो फिर दूसरे के साथ किसी अदर के साथ वो बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, कौन, एटम्स, ठीक है। और जिस वजह से एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, राइट। अब you will study about types of bonds formed between the atoms in chapter 3 and 4 में पढ़ेंगे, राइट। अभी तो 1 ही है ना, जब 3 and 4 में पहुँचेंगे ना तो उसकी बात ज़रूर करेंगे हम, ठीक है। तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिविटी में आपको बाद में पढ़ा दूँगी, पहले मैं आपको मेन पॉइंट ऊपर बताती हूँ, ठीक है। वैसे भी इतनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ नहीं आती एग्ज़ाम में, राइट, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ मेनली ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है अगर कोई दो सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने के कारण किसी एक प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाए, बन जाता है, यानी कि आप मतलब कि दो सब्सटेंस ले रहे हो और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, एक रिएक्टेंट है 2 और बन कितना रहा है, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। यानी कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हो, हमने एग्जांपल लिया है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर का। तो जब ये कंबाइन करते होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, ये है 2 बट एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन को जो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हो 2 रिएक्टेंट्स या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को लेकर, राइट, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। और हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्यूक्लाइन भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग्ड लाइन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये काम आएगा, राइट। सिमिलरली कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर आप कोल को बर्न करते हो तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ही तो करते हो, तो CO2 बनता है। अगर आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करते हो तो वाटर बनता है, राइट। फिर उसके बाद ये सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डैट, जब हम 2 या 2 के सब्सटेंस या कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड्स को अगर हम कंबाइन करें किसी सिंगल प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन जो है
जिसमें कि हीट रिलीज़ होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान राइट हीट रिलीज़ कर रहे हैं ना हम, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है आपका CH+O2, तो CO2 बना प्लस H2O बना, राइट। और आप जानते ही होंगे कि एक्सोथर्मिक जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, राइट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? तो फूड से मिलेगी, जब हम फूड को ईट करेंगे, राइट, खाएंगे। तो ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो फूड है वो ब्रोकन डाउन यानी कि छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है, राइट। जैसे कि राइस हो गया, पोटैटोस हो गया, ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, राइट। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है टू फॉर्म ग्लूकोज बनाने के लिए, और देन ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और हमारे हमारे बॉडी के सेल्स में फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। और ये स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन कहा जाता है, जो कि हम बायोलॉजी में जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ विच, ये सारे प्रोसेस को आप शायद चैप्टर 6 में पढ़ चुके होंगे, आई थिंक पढ़ा ही होगा आपने अच्छे से, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन लोगे, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल्स मैटर्स का इनटू कंपोज्ड इज एन ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो आइडेंटिफाई कीजिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, वेयर हीट इज गिवन आउट विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। सो गाइज, मैं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगले वीडियो में आपको मैं पढ़ा दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। सो सी यू tomorrow, right? And please subscribe my channel and also like this video, and also please अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे फॉलो भी कीजिएगा, और हाँ, उसे पूरी तरह से शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस